नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मानसूर। वक्त हो गया है बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे और आज चर्चा का विषय रहेगा महाकुंभ में मौतों का आंकड़ा छिपाया गया। इसे पूरी जनता भली भांति जानती है क्योंकि जब से महाकुंभ का आयोजन हुआ था तब से महाकुंभ के इस आयोजन ने सभी को अपने ओर आकर्षित किया था और इतने बड़े आयोजन में जब कुछ चीजें हमें देखने को मिली, उन्होंने हमें विचलित किया या फिर उन्होंने हमें अपनी तरफ आकर्षित किया और सभी ने उन सभी चीजों ने सभी का दिमाग हिला कर रख दिया। लेकिन महाकुंभ में जब से भगदड़ मची और भगदड़ भी 2-3 जगहों पर मची थी और मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता गया, लेकिन ये आंकड़ा सरकार और प्रशासन की तरफ से कम दिखाया गया। अभी आप आगे की रिपोर्ट में देखेंगे कि कैसे रोते बिलखते परिजन ये गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम आप हमारे परिजनों को हमें सौंप दे, कम से कम हम उनके अंतिम दर्शन कर लें, कम से कम हम उनकी अंतिम प्रक्रिया कर लें। और जनता और वहां रोते बिलखते श्रद्धालु ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बुलडोजर चला दिया गया है, बुलडोजर के नीचे लाशें जो हैं वो दबा दी गई हैं, छिपा दी गई हैं, पता नहीं चल रहा है क्योंकि अफरा तफरी का माहौल कायम है। और परिजनों ने, लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि अस्पतालों में 70 से 80 लाशें एक बार में पहुंची हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार और प्रशासन ने आंकड़ा दिखाया है मात्र 30 से 40 मौतों का। इसको लेकर जनता में काफी आक्रोश है, लोग काफी नाराज नजर आ रहे हैं। लेकिन लोग ही नहीं, वहां पहुंचे श्रद्धालु, क्योंकि महाकुंभ में हर एक व्यक्ति जो भी पहुंचा उसे श्रद्धालु कहा जाएगा। तो महाकुंभ में जितने भी श्रद्धालु पहुंचे उन सभी ने बड़े ही भावुक मन से विचलित होकर, आहत होकर कहा कि सरकार ने हमारे साथ ही गलत किया। और आपने भी देखा होगा कि जब महाकुंभ में भगदड़ मची थी तब धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि जितने लोग मरे हैं, जितने लोगों की मौत हुई है, जितने लोगों की मृत्यु हुई, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया। इसको लेकर भी काफी विवाद खड़ा हुआ, यानी कि महाकुंभ में भगदड़ मचने के बाद काफी चीजें तितर बितर हो गई, इधर उधर फैल गई और वातावरण कुछ अच्छा नहीं रहा। उसके पहले आपने रिपोर्ट देखी, उसके बाद इस पर लाशों का आंकड़ा क्या वाकई जो परिजन बता रहे हैं वही वास्तविक है या फिर जो सरकार ने बताया है वही सत्य। कुलदीप भारद्वाज से बात करेंगे, उससे पहले आप रोते बिलखते परिजनों की ये गुहार सुनिए। आशंका आपके मन में है और आंकड़ा कम बता रही है। जब हम हॉस्पिटल में गए थे उसमें 70 से 80 लाश पड़ी हुई है और यहीं से गई थी, नाकामी सारी यहीं से गई थी, सारी यहीं से गलती। और गलती सबसे बड़ी है कि एक ही लाइन से लोग, आपने बॉडी देखा वो क्या बात है, सारी यहीं की गई। हाँ, वो साड़ी इस मेले की थी, वो साड़ी इस मेले की और 70 से 80 बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई है, पूरी ऐसी बिछाई रखी है। और किसी का भी वहाँ पे कम से कम वहाँ पे 30 से 40 तो ऐसी बॉडी है कि जिसके परिजन जानते ही नहीं है, जो नॉन क्लेम्ड है, क्लेम्ड ही नहीं किया गया उसे। सब देख लिया, मैंने सारी बॉडी देखी है, जो भी पेशेंट थे हॉस्पिटल में, मैंने हर एक को देखा है कि वहाँ पे मेरे फादर तो नहीं है। मैं पूरे कल से यहाँ पे अभी तक 1 मिनट के लिए बैठी नहीं हूँ। जितना खोजना चाहिए मैं पूरा खोजी, तभी भी नहीं मिल रहा। तमाम सवालों के साथ क्या कुछ वास्तविकता है, क्या कुछ सच्चाई है, कितना सरकार के और परिजनों के, श्रद्धालु के आंकड़े में अंतर है। कुलदीप भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप भारद्वाज जी, सबसे पहला सवाल, महाकुंभ में जब से भगदड़ मची थी लोग कंफ्यूज हुए, विचलित हुए, आहत हुए कि चलिए भगदड़ मची, कोई बात नहीं, सरकार ने बहुत कुछ छिपाया। लेकिन जब रोते बिलखते श्रद्धालु परिजन हमने वहां देखे, वो कह रहे हैं कि कम से कम हमें हमारे परिजनों को सौंप दें, हम उनके अंतिम दर्शन करने। और आरोप लगा रहे हैं कि इतनी इतनी लाशें एक बार में अस्पताल में पहुंची हैं, तो कैसे सरकार झूठ बोल रही है? क्या कुछ आपका कहना है, कितना अंतर है इन सब चीजों में? देखिए मानसी, वो कहते हैं ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, अर्थात तो सत्य बोलने की हिम्मत कौन जुटाए, केवल सिवाय उनके जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। वो डेफिनेटली दर दर भटक रहे हैं। यद्यपि मैं पिछले 4 दिनों से लगातार प्रयाग में ही था, महाकुंभ क्षेत्र में ही था और मेरा प्रयास रहा ज्यादा से ज्यादा जो वहां पर व्यवस्था में लोग जुटे हुए उनसे व्यक्तिगत स्तर पर बात करना और जानकारी लेना। वास्तव में त्रासदी थी, भयंकर त्रासदी थी, नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन सबक कभी नहीं लेते हैं और एक और नए हादसे का इंतजार करने लगते हैं। और वही उस दिन भी हुआ। सबको मालूम था मौनी अमावस्या पे बेइंतहा भीड़ जुटेगी। चलिए, शासन और प्रशासन की जो भी कमियां रही हो जिसके कारण ये भगदड़ मची और भगदड़ में अनेकों लोग चले गए। अब सवाल ये उठता कि कितने लोग वहां पर मारे गए, सत्य कौन बोल रहा है?
सरकारी आंकड़ा शायद 20-30 पर आकर सिमट जाता है। कहने को लोग हजारों में कहे, लेकिन हमने जितनी भी जानकारी वहां पर जुटाई वो 200 से 300 के बीच का आंकड़ा आ रहा है। अनेकों ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने लोगों को खोया या वहां पर देखा, अपनी आंखों देखा। और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं मानसी, जो KN गोविंदाचार्य हैं, शायद किसी भी न्यूज चैनल ने वो खबर फ्लैश नहीं की, मैं एक्सप्रेस न्यूज भारत के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। KN गोविंदाचार्य जो कि राष्ट्रीय महासचिव रहे भारतीय जनता पार्टी के और एक समय में बहुत ज्यादा चर्चित रहे, उन्हीं के सगे भाई KN वासुदेवाचार्य, वो भी सेक्टर 15 के अंदर रुके हुए थे। यद्यपि उनका हार्ट अटैक से, स्वास्थ्य के चलते, क्योंकि ठंड भी लगी, उनका स्वास्थ्य बहुत कमजोर रह रहा था, इस कारण उनका देहांत हुआ हॉस्पिटल ले जाते हुए रास्ते में। उनका इस भगदड़ से कोई लेना देना नहीं है दूर तक भी। लेकिन जब उनकी लाश लेने के लिए वहां पर कुछ लोग गए और आपको पता, फिर वहीं पर पीछे से वो हादसा हो गया और एक के ऊपर एक लाशें फेंकते चले गए। और उसमें उनकी, मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता रहा हूँ, शायद कोई हो सकता है उनके परिवार वाले भी स्वीकार करने से मना कर दें, क्योंकि उन्होंने तो अपना घर परिवार बसाया नहीं था, लेकिन बाकी जो भी कुछ है उनके ऊपर लाशें पड़ी। तो खैर बाद में चलिए, जो भी दखल अंदाजी थे, जब उनकी लाश को लेने के लिए वहां पर गए और जो लोग गए, मेरी व्यक्तिगत रूप से उनसे चर्चा हुई, जितना सरकारी आंकड़ा बताया जा रहा उतना आंकड़ा तो उस अकेले एक अस्पताल के अंदर ही था। ठीक है, तो हमने जो भी चर्चा की वो 200 से 300 के बीच का आंकड़ा आ रहा है। मैं चर्चा के आधार पर कह रहा हूं, मैं कोई व्यक्तिगत वहां पर आंखों देखा कोई मैं गवाह नहीं हूं उस चीज का। लेकिन अब प्रश्न उठता है, आपका जैसा सवाल है, जहां तक मैं समझ पाया हूं जितना भी, उस अनुसार की सरकार सत्य क्यों नहीं बोल रही है या लोग गिरफ्ते फिर रहे हैं। बात फिर वही आ गई घूम फिर कर कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। आप अगर सत्य बोलते तो आपके विरुद्ध अनेकों कार्यवाही हो जाती है। आपको पहले ही चेतावनी देते हुए याद दिला दिया गया, मैं याद दिलाना शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि भाई अगर आप अफवाह फैलाएंगे तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। अब प्रश्न ये उठता कि अफवाह क्या फैलाए। ये आपने जो अभी बताया, जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं परिजन, जो अपने उनके, जिनको अपना उनका पार्थिव शरीर अभी तक मिल अगर नहीं पाया, अगर नहीं मिल पाया तो मैं समझता हूं अब तक मिल जाना चाहिए। लेकिन अगर चलिए अब वो जो भी कुछ कह रहे हैं, तो सिवाय उनके कौन इस बात को कहे कि इतने लोग मरे या इन लोगों की लाशें नहीं मिली, क्योंकि उनके विरुद्ध फिर कानूनी कार्रवाई तैयार है। आप एक छोटा सा गाना गा दीजिए, आपके विरुद्ध दिल्ली में पुलिस पहुंच जाएगी। आप कोविड काल, आपको ध्यान होगा, आप जलती हुई लाशों को दिखा दीजिए तो आपकी संपत्ति कुर्क के ऑर्डर हो जाएंगे। तानाशाही की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और रही सही बात, अगर कोई राजनीतिक, विपक्षी राजनीतिक या राजनीतिक दल इस बात को उठाता है तो उसको हिंदू विरोधी बताते हुए, सनातन विरोधी, सनातन का तो प्रयोग नहीं करते हैं लोग, हिंदू विरोधी बताते हुए, सरकार विरोधी बताते हुए और राष्ट्र विरोधी बताते हुए उनके ऊपर उनको दबा दिया जाता है। और जो आम आदमी अगर कोई सत्य को उठाने की कोशिश करेगा तो, क्योंकि एक नया चलन आपने भी देखा होगा पिछले कुछ वर्षों के अंदर कि NSA लगा दिया जाता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा देगा। सवाल घूमकर फिर वही है, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। कुलदीप जी, आपने बहुत सारी बातें बताई, उन पर जरूर बात भी करेंगे, लेकिन इस बीच आपने कहा कि आप पिछले 4 दिन से महाकुंभ में थे, प्रयागराज में थे, क्या स्थिति है फिलहाल वहां पर? देखिए, प्रयाग में जब से ये भी जो कुछ हुआ है, जो दुर्घटना, मैं फिर उस पर दुख व्यक्त करना चाहूंगा, लेकिन उसके बाद से थोड़ा सा प्रशासन चेताया है। लेकिन यहाँ मैं एक बात बताऊंगा, पहले जैसा कहा जा रहा था कि भाई एक ही रास्ते से लोग आ जा रहे थे आदि आदि, लेकिन अब एक रास्ते, आपके चैनल के माध्यम से भी आपके दर्शकों को भी ये सूचित करना चाहूंगा कि अब उन्होंने जो पीपा पुल बने हुए वहां पर वो अलग अलग बना दिए। जैसे 16 नंबर पीपा पुल से आप मेला क्षेत्र से शहर की तरफ जा सकते हैं, लेकिन उधर से आ नहीं सकते हैं। 15 नंबर पीपा पुल से शहर की तरफ से मेला क्षेत्र में आएंगे, इधर से नहीं जाएंगे। पब्लिक आज भी बहुत है, अच्छी खासी तादाद में है। और कल क्योंकि वसंत पंचमी, यद्यपि वो अलग बात है कि वसंत पंचमी को भी अन्य त्योहारों की तरह 2 दिनों में बांट दिया गया। मैंने खूब अच्छी तरीके से आंकड़ा देखा अपने वहां बैठकर, खड़े होकर, और लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे मैंने खड़े होकर जो कैलकुलेशन में लगा रहा था जिस तादाद से लोग जा रहे थे, मेरे अनुसार कल वहां पर 1.25 से 1.5 करोड़ आदमी अवश्य आया है। अब लेकिन प्रश्न इससे आगे खड़ा होता है। पहली चीज तो यह है कि जो भी व्यक्ति मेला में जा रहा है
वो ये तय कर जाए कि उसको किसी भी समय 5 से 7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ सकता है क्या? ई रिक्शा आपको और मोटरसाइकिल मिल तो जाएंगी, 3 व्हीलर मिल तो जाएंगे, लेकिन जो स्नान क्षेत्र है, जो त्रिवेणी क्षेत्र है, उससे लगभग 500 मीटर पहले रोक दिया जाएगा आप लोगों को। लेकिन वही पैरेलली आप देखिएगा, जितने भी 4 पहिए के वाहन घूम रहे हैं, सायरन बजा रहे हैं, किसी पे महामंडल लिखा है, किसी पे कुछ लिखा है, महाराज जी सुट्टा मार रहे हैं, अपना अंदर चल रहे हैं, जैसे भी कोई जो कुछ भी है गाड़ी, वो बेधड़क भाग रही है। वीवीआईपी कल्चर या वीआईपी कल्चर अगर कोई कहता नहीं है तो मैं बहुत ज्यादा है वहां पर इस समय पुलिस की गाड़ियां चल रही है वहां तक तो ठीक है। बिल्कुल कुलदीप जी आपने सही कहा। मैं इस पे आ रही थी कि वीवीआईपी कल्चर और वीआईपी कल्चर भी क्या इस भगदड़ का एक बड़ा कारण बना, और अगर बना तो क्यों प्रयागराज महाकुंभ में 2 कैटेगरी में लोग बांट दिए गए, एक तरफ आम लोग और एक तरफ उच्च पद वाले लोग? क्या ये होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन है सवाल ये है कि उसके कारण वो भगदड़ मची, लेकिन सवाल ये कि क्या उससे सबक लिया? तो नहीं लिया। आज भी वो वीआईपी कल्चर है, चाहे वो मैं नाम लेकर बता रहा हूँ, चाहे वो सतवा बाबा आश्रम या फलाना हो। मैं स्वयं वहां पर जा रहा था, जब घाट की तरफ से लौट रहा हूँ तो बताया गया कोई मंत्री जी आ रहे हैं, आप उधर डाइवर्ट हो जाइए, उधर डाइवर्ट हो जाइए। देखिए 2013 में भी लोग मरे थे रेलवे स्टेशन पर, 1986 में भी लोग मरे थे, लेकिन अब सवाल ये 2013 में और आज में केवल फर्क इतना, हालांकि उस समय भी व्यवस्थाएं अच्छी थी, 2013 में भी मैं था कुंभ में, इसी प्रयागराज के कुंभ में, तो लेकिन इसे क्योंकि डिजिटल उस समय व्हाट्सएप और ये वो सारी चीजें बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं थी, आया था, उतना तो ये फर्क हो सकता है कि भाई अब कम से कम जो पुलिस वाले हैं वो आपको एक प्रॉपर गाइड कर सकते, ज्यादातर लोग, सब नहीं लेकिन ज्यादातर आगे चले, पहले नहीं कर पाते थे। लेकिन रहा वीआईपी कल्चर, वीआईपी कल्चर के नाम पर आज भी खूब मूवमेंट है। नेता अगर शायद कम होंगे तो उनके परिवार वाले घूम रहे हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, ठीक है जी, वो नहीं होंगे तो उनके रिश्तेदार या उनके पहचान वाले घूम रहे हैं। खूब सायरन पर सायरन बज रहे हैं। एक गाड़ी अभी आपके साथ से निकली नहीं है, और तो छोड़िए, और अंदर तो छोड़िए, जिस पीपा पुल की मैं बात कर रहा हूँ जहां से वाहनों का आवागमन निषेध है, लेकिन वहीं पर उन्हीं पीपा पुल पर जब वो छोटे छोटे पुल होते हैं, पैदल यात्री चल रहे हैं, लेकिन वहीं पर वो वीआईपी कल्चर की गाड़ियां सायरन बजाती हुई भाग रही है वहां पर, और खूब भाग रही हैं। और सवाल फिर वही घूम गए, 4 पहिए की गाड़ी चाहिए, जितने भी महंत या जो भी बाबा है, आपके पास 4 पहिए की गाड़ी होनी चाहिए। आप कितना भी अनाउंसमेंट में शहर में भी गया, आनंद भवन के आसपास, वहां तो अनाउंस हो रहा था भाई पास निरस्त कर दिए गए, वीआईपी आदि आदि। शहर का मुझे नहीं पता पास निरस्त का कुछ असर, लेकिन वहां भी था, वहां भी घूम रहे थे। लेकिन मेला के अंदर पास निरस्त शब्द का कोई औचित्य नहीं है, गाड़ियां दबाकर भाग रही है, वीवीआईपी कल्चर अपने चरम पर है। हाँ बिल्कुल कुलदीप जी, काफी निंदनीय आपने कहा। हमने भी यही सोचा था, सुना था कि अब पास का सिस्टम बंद हो जाएगा, आम लोगों में, श्रद्धालुओं में कोई भी भेदभाव नहीं होगा, लेकिन आप जैसा बता रहे हैं बेहद ही निंदनीय है। विचार नहीं है कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, और भविष्य में ऐसी कामना भी करते हैं कि ऐसी भगदड़ दोबारा महाकुंभ में ना बचे। कुलदीप जी, बहुत स्पष्ट जानकारी आपने हमें दी, बहुत सटीक जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई, आपका बहुत शुक्रिया। फिर मैं आपके पास आऊंगी किसी ऐसे ही बड़े मुद्दे को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।